हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत करता है आपका कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे से जुटे होंगे। तो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बच्चों अच्छी हो, इसलिए कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट आपका लगातार रिवीजन कराता रहा है और रिवीजन करता हुआ चला आ रहा है। तो रिवीजन के अगले टॉपिक में आपका बच्चों है केमिस्ट्री में क्लास 12th की केमिस्ट्री बच्चों चैप्टर नंबर 2 से है। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 से, जिसको आप जानते हो विलयन। विलयन में हम चर्चा करेंगे परासरण और परासरण दाब से रिलेटेड बच्चों, क्योंकि एग्जाम में बच्चों बहुत बार पूछा गया है प्रश्न ये और पूछा जाता रहा है। तो आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे परासरण दाब और परासरण से रिलेटेड। और इससे बच्चों एक और क्वेश्चन आता है, प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं। तो आज हम बच्चों समझेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब के लिए फार्मूला कैसे डिफाइंड करते हैं और प्रतिलोम परासरण क्या होता है बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज के सेशन में। तो सबसे पहले बच्चों हम समझने वाले हैं, क्योंकि बच्चों परासरण को समझने से पहले जो है हम समझ लेते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। क्योंकि बच्चों परासरण का जो खेल है वो आपका अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा ही होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली आप जानते हो बच्चों, रिवीजन कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार अर्धपारगम्य झिल्ली पढ़ रहे हो, दोबारा हम रिवीजन करा रहे हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है? एक ऐसी झिल्ली बच्चों जिनमें से विलयन के केवल विलायक के कण एक पार से दूसरी पार जा पाते हैं या पार हो पाते हैं, ऐसी झिल्ली को बोला जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो डिफिनीशन छोटा सा लिखेंगे बच्चों हम। बच्चों वे झिल्लियां वे झिल्लियां जिनमें से जिनमें से केवल विलायक के कण पार हो पाते हैं पार हो पाते हैं विलेय के नहीं, विलेय के नहीं अर्धपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। अर्धपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। आप पहले से ही विदित हैं बच्चों कि वे झिल्लियां जिनमें से केवल विलायक के कण पार हो पाते हैं, विलेय के नहीं, ऐसे झिल्लियों को बोला जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे बच्चों आप जानते हो चर्मपत्र, चर्मपत्र जो होता है बच्चों वह एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। जैसे अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली
अंडे की झिल्ली बच्चों, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली बच्चों, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, साइनाइड की झिल्ली, आदि बच्चों। ये आपका कहलाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप पहले से ही जानते हो, एक ऐसी झिल्ली होती है बच्चों, ये हमारे पास मानते हैं एक झिल्ली है, अगर हम इसमें विलयन को पार कराते हैं या विलयन को डालते हैं, तो अगर इस झिल्ली से होकर के केवल विलायक के कण पार हो पाते हैं, तो ऐसी झिल्ली को बोला जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। अब अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा ही बच्चों हम समझेंगे परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, प्रतिलोम परासरण क्या होता है, और परासरण दाब कैसे निकाला जाता है, ये चीज हम समझेंगे। उसके लिए सूत्र प्राप्त करेंगे बच्चों। आइए आगे समझते हैं। आगे हमारे पास अगला हेडिंग है बच्चों परासरण। ऑस्मोसिस। परासरण बहुत ही आसान है बच्चों समझना, इसको आप कठिनाई से ना लीजिए, हम आपको समझाने का वादा करते हैं। परासरण क्या होता है उसको समझेंगे। परासरण क्या होता है बच्चों, उसको हम पहले समझ लेते हैं, फिर डिफिनीशन लिखते हैं, क्योंकि समझे रहेंगे तो हम डिफिनीशन को आसानी से लिख सकते हैं। ये बच्चों हमारे पास क्या होता है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली। ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसको एक पात्र में रखते हैं बच्चों। अब इस पात्र में हमने डाल दिया क्या, एक अर्धपारगम्य झिल्ली। इसमें हम 2 विलयन डालते हैं बच्चों, इसमें 2 विलयन डालते हैं। एक विलयन इधर हमारा है ए, और एक विलयन हमारा इधर है बी। अब इसमें बच्चों जो विलयन इस तरफ है, यानी कि जो विलयन ए है, उसकी सांद्रता C1 है, और जो बी की सांद्रता है बच्चों, उसकी सांद्रता C2 है। आशा करते हैं कि आप इतना समझे होंगे। अब बच्चों ये C1 C2 क्या है, C1 ए की सांद्रता है, C2 बी की सांद्रता है। यहां पर हम समझ लेते हैं C2 इज ग्रेटर देन C1। इसका मतलब है C2 जो सांद्रता है वह C1 से अधिक है। अब यहां पर समझते हैं बच्चों, हमारे पास जो ए विलयन है, ये डॉटेड लाइन है बच्चों, ये डॉटेड पॉइंट है। इस डॉटेड पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये विलायक के कण है। किसके कण है, ये विलायक के कण है। और ये जो व्हाइट पॉइंट है सफेद रंग का, ये मान लेते हैं विलेय के कण है। ये बच्चों विलेय के कण है। इसी प्रकार से बच्चों इसमें भी विलयन बी में ये जो रेड कलर के पॉइंट्स हैं, ये विलायक के कण हैं। विलायक के कण हैं। और बच्चों ये जो व्हाइट कलर के पॉइंट्स दिख रहे हैं, इनको मान लेते हैं बच्चों ये विलेय के कण हैं। आशा करते हैं कि इतना आप समझ गए होंगे। अब बच्चों परासरण को परिभाषित करना आसान हो गया। परासरण क्या है, ये हमारा
अर्धपारगम्य झिल्ली है बच्चों, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली। तो आप जान ही रहे हैं बच्चों, ए जो विलयन है उसकी सांद्रता कम है और जो बी विलयन है उसकी सांद्रता ज्यादा है। तो परिभाषित कैसे करेंगे बच्चों? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कणों का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। अर्थात बच्चों हम समझते हैं, अगर ये जो विलयन ए है, विलयन ए में जो विलायक के कण है अर्थात जो रेड कलर के पॉइंट्स हैं, ये इसके द्वारा इस तरह अर्धपारगम्य झिल्ली से हो करके आने लगे, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा बच्चों हो करके आने लगे विलयन बी की ओर, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है बच्चों परासरण। एक बार फिर से इसको हम समझ लेते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कणों का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के कणों का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। आई होप आर यू अंडरस्टैंड? आशा करते हैं कि आप समझे होंगे। अब इसको हम परिभाषित कर लेते हैं बच्चों। लिखेंगे बच्चों परासरण। इसमें लिखेंगे बच्चों हम अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कणों का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है ये चीज बच्चों। आशा करते हैं कि आप परासरण को बहुत ही सरल शब्दों में आसानी से समझे होंगे। इसके बाद बच्चों इसी से रिलेटेड एक हेडिंग और बनती है हमारा विसरण। विसरण को भी समझ लेते हैं बच्चों। विसरण क्या चीज होता है, इसकी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो विसरण बच्चों परासरण से ही रिलेट करता हुआ एक हेडिंग है, इसको भी समझ लेते हैं बच्चों। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है, इसको पहले हम समझ लेते हैं यहां पर बच्चों।
ये हमारे पास एक पात्र है, इसमें मान लीजिए हमने जल रखा हुआ है, ये जल है, जल के अणु हैं। अब मान लेते हैं बच्चों, जल में हमने कोई कलर डाला, किसी रंग का डस्ट डाला इसमें बच्चों। जब रंग का डस्ट डालते हैं तो ये मान लेते हैं बच्चों रंग का डस्ट है, तो प्रारंभ में क्या होता है, जो रंग का डस्ट आप डालेंगे वो पानी के ऊपरी सतह पर ही रह जाता है। लेकिन अगर हम किसी स्टिक से इसको घुमाएं जल को, तो जो आपका रंग होता है, रंग का डस्ट होता है, धूल होता है, वह पूरे जल में जा करके पूरे जल को उस कलर का कर देता है जिस कलर का यह डस्ट रहता है। तो इस प्रक्रिया में हुआ क्या बच्चों कि यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें विलेय, विलेय का मतलब बच्चों जो आपने रंग डाला, विलेय और विलायक, विलायक का मतलब जो आपने जल यहां पर रखा हुआ है वह एक विलायक है बच्चों। तो विलेय और विलायक दोनों एक दूसरे की सांद्रता को या पूरे विलयन की सांद्रता को बराबर कर देते हैं। ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है बच्चों विसरण। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, आइए समझते हैं बच्चों। वह प्रक्रिया जिसमें विलेय तथा विलायक के कण जा करके विलयन की सांद्रता को एक समान कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, विसरण कहलाता है बच्चों। परिभाषित करेंगे, तो विसरण क्या होता है बच्चों, वह प्रक्रिया जिसमें विलेय तथा विलायक, विलेय तथा विलायक के कण जाकर पूरे विलयन की सांद्रता को एक समान कर देते हैं, विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है ये चीज बच्चों। आशा करते हैं कि आप परासरण और विसरण दोनों की प्रक्रिया को आसान से शब्दों में समझे होंगे। अब हम बच्चों परासरण दाब जानेंगे, परासरण दाब क्या होता है। तो आगे समझते हैं बच्चों परासरण क्या होता है, सॉरी परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब, आइए पहले समझते हैं बच्चों, फिर उसके बाद इसको भी हम परिभाषित करेंगे। तो फिर से वही प्रक्रिया बच्चों, प्रक्रिया वही रहेगी हमारी, परासरण से ही संबंधित। ये हमारे पास एक पात्र है और ये हमारे पास एक अर्धपारगम्य झिल्ली है।
ये बच्चों एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली। तो बच्चों अब वही से प्रक्रिया इसमें भी है बच्चों। ये आपका विलयन ए है, ये आपका विलयन बी है। इसमें विलायक के कणों को हम रेड कलर से दिखा दे रहे हैं। ये विलायक के कण है बच्चों, विलयन ए में भी और विलयन बी में भी। और इसमें भी बच्चों विलेय के कण, ये सफेद रंग के कण जो दिख रहे हैं आपको, ये विलेय के कण हैं। इसमें भी बच्चों ये सफेद रंग के जो कण दिख रहे हैं ये विलेय के कण हैं। तो जो बच्चों रेड कलर के डॉटेड्स हैं ये आपके विलायक हैं, और जो व्हाइट कलर के आपके दिख रहे हैं वो विलेय हैं। इसमें भी बच्चों विलयन बी में भी ये विलेय हैं, और रेड कलर के जो हैं वो विलायक हैं। बच्चों विलयन ए की सांद्रता जो है C1 है, विलयन बी की सांद्रता जो है C2 है, और ये आपको पहले ही बताया है C2 इज ग्रेटर देन C1। इसका मतलब है विलयन बी की सांद्रता ज्यादा है विलयन ए से। अब ध्यान दीजिए बच्चों, तो परासरण आप समझ गए होंगे किस तरफ होगा। जब विलयन ए की सांद्रता कम है और विलयन बी की सांद्रता अधिक है, तो ए के जो विलायक के कण हैं, विलयन ए के विलायक के कण जाएंगे विलयन बी में। किसके द्वारा? इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है इसके द्वारा विलायक के कण ए से बी की ओर जाएंगे। परासरण किस तरफ हो रहा है बच्चों? ए से बी की ओर। या यहां लिख देते हैं बच्चों, परासरण किस तरफ होगा इसमें? ए से बी की ओर। ये परासरण हो रहा है बच्चों ए से बी की ओर। परंतु यदि बच्चों हम विलयन बी पर एक दाब लगाएं, यहां पर हम विलयन बी पर एक पिस्टन लगा दिए, मान लीजिए बच्चों, इस पिस्टन के द्वारा विलयन बी पर दाब लग रहा है P। वैसे बच्चों परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं, तो हम यहां लिख देंगे पाई। ये इस पर दाब लगाया जा रहा है बच्चों पाई। तो जब इस पर दाब लगाएंगे बच्चों, तो दाब धीरे धीरे लगाते लगाते एक टाइम ऐसा आएगा, ये जो परासरण की प्रक्रिया हो रही है ए से बी की तरफ, वो प्रक्रिया रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि विलयन बी पर जो दाब लगाया जा रहा है वह दाब जो विलायक के कण ए से बी की तरफ जा रहे हैं उनको रोकेगा, और जब रोकेगा तो यह प्रक्रिया रुक जाएगी। तो जो दाब यहां पर लगाया गया बच्चों अर्थात पाई, उस दाब को बोला जाएगा परासरण दाब। अब इसको परिभाषित भी कर लेंगे बच्चों हम, अर्थात परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए परासरण के विपरीत दिशा में, परासरण किस तरफ हो रहा है बच्चों? तो परासरण जो हो रहा है वो ए से बी की तरफ हो रहा है। परासरण दाब किस तरफ लगता है? परासरण के विपरीत दिशा में। परासरण इस तरफ हो रहा है, दाब इस तरफ लगेगा। विलयन बी पर लगाया गया दाब और ये विलयन लगाएगा इस तरफ दाब। ठीक, तो परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए परासरण के विपरीत लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है बच्चों। परिभाषा केवल 2 लाइन की है, सामान्य से शब्दों में
प्रक्रिया ये है समझने की। आशा करते हैं कि आप परासरण दाब को अच्छे से समझे होंगे बच्चों। तो परिभाषित भी कर लेते हैं, परासरण दाब क्या होता है। चलिए बच्चों, परासरण दाब। अभी आपको हमने बच्चों बताया परासरण दाब क्या होता है। तो परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए परासरण के विपरीत विलयन पर लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। इसे बच्चों पाई से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम समझेंगे बच्चों परासरण दाब निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। तो हेडिंग होगी बच्चों परासरण परासरण दाब ज्ञात करने के लिए वांट हाफ नियम। बच्चों परासरण दाब जिस फार्मूले से, जिस नियम से ज्ञात किया जाता है उसको बोला जाता है परासरण दाब ज्ञात करने के लिए वांट हाफ नियम। ये चीज बच्चों, चलिए। तो जो परासरण दाब होता है बच्चों, वह गैस के नियमों का पालन करता है बच्चों। तो यहां हम लिखेंगे परासरण दाब गैस के नियमों का पालन करता है। गैस के नियमों का पालन करता है। और बच्चों गैस का नियम जो है वो हमारा फार्मूला है पीवी इक्वल टू NRT।
जहां P आप जानते हो गैस का दाब है, V जो है गैस का आयतन है, N है गैस के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या, R गैस स्थिरांक है, T परमताप है। तो बच्चों इस फार्मूले से आपका मिल जाएगा, अगर हम P की वैल्यू निकालें P इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, V को उधर करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा N/V इंटू RT। ऐसा करते कि तरह समझोगे। अब आप जानते हो बच्चों N/V जो है, N/V है, N/V ये सांद्रता को प्रदर्शित करता है। C कंसंट्रेशन अर्थात सांद्रता है, सांद्रता C बराबर होता है N/V। और यहां हम N/V के स्थान पर लिख सकते हैं CRT। अब बच्चों आपको पता है कि ये जो C है ये सांद्रता है। अब सांद्रता यहां अगर हम मोलरता के पदों में दिखाएं तो मोलरता के पदों में सांद्रता यहां पर हो जाएगा WB गुणे 1000 बटे MB गुणे V। ये बच्चों ml में रहेगा, मिलीलीटर में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज कहां से आया। ये बच्चों सांद्रता है मोलरता के पदों में, जहां WB क्या है आप पढ़े हैं पहले से। WB जो है विलेय का भार है ग्राम में, और MB क्या है ये विलेय का मोलर द्रव्यमान है, और V क्या है, V जो है ये आयतन है विलयन का। तो यहां से बच्चों अगर हम P इक्वल टू प्राप्त करेंगे तो C का वैल्यू है WB इंटू 1000 अपान MB गुणे V। अब आयतन जो है बच्चों वो ml में रहेगा इंटू RT। इंटू RT, ये फार्मूला बच्चों। अब हम यहां लिख सकते हैं विलयन के लिए तो आपका जो गैस के दाब का निकाला जाता है वो उसके लिए दाब बच्चों P होता है। अब हमारा विलयन के लिए जब परासरण दाब निकालेंगे तो P इज इक्वल टू हमारा हो जाता है पाई। तो हम यहां पर पाई बराबर भी लिख सकते हैं, पाई बराबर WB इंटू 1000 अपान MB इंटू V मिलीलीटर में इंटू RT। ये चीज तो ये बच्चों परासरण दाब ज्ञात करने के लिए 1/2 का सूत्र है, 1/2 नियम है। अब आगे हम चर्चा करेंगे बच्चों प्रतिलोम परासरण पर। प्रतिलोम परासरण क्या होता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए सबसे सरल शब्दों में समझते हैं कि प्रतिलोम परासरण क्या होता है। समझेंगे बच्चों प्रतिलोम परासरण। आइए बच्चों पहले समझते हैं कि प्रतिलोम परासरण क्या होता है। तो फिर से वही प्रक्रिया बच्चों, ये हमारे पास हमने पहले ही आपको बताया कि सारा टॉपिक्स रिलेटेड होगा परासरण से। तो ये हमारे पास बच्चों एक पात्र है, इसमें हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली यूज किया है। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है आपको अच्छे से याद हो गया होगा बच्चों, एक ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर केवल विलायक के कण पार हो पाते हैं, ऐसी झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। तो बच्चों इधर विलयन हमारा A है, इधर विलयन हमारा B है। A की सांद्रता बच्चों C1 है,
और बी की सांद्रता बच्चों C2 है। इसमें हम विलायक के कणों को बच्चों रेड पॉइंट से दिखाए थे। और विलेय के कणों को बच्चों व्हाइट पॉइंट से दिखाए हुए थे हमने। तो बच्चों यहां आपको पहले से ही पता है कि जो C2 है वो C1 से ज्यादा है, अर्थात विलयन B की सांद्रता A की सांद्रता से ज्यादा है। अब यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, आपको पता हो गया होगा जब विलयन A की सांद्रता विलयन B की सांद्रता से कम है तो जो विलयन A में विलायक के कण है वो इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन B की ओर जा रहे होंगे, क्योंकि परासरण हमारा बताता है कि जब दो विलयन है उन विलयनों के बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली उपयोग किया गया है और A की सांद्रता कम हो तो इधर से विलायक के कण B की तरफ जाएंगे। यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। तो परासरण जो हमारा हो रहा है बच्चों, परासरण जो हो रहा है वो A से B की तरफ हो रहा है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, जिस तरफ परासरण हो रहा है उस विलयन पर एक पिस्टन लगा करके इस पर दाब लगाते हैं। इस पर दाब लगाया गया बच्चों विलयन B पर। जब विलयन B पर दाब लगाया गया तो यह विलयन इस ओर भी दाब लगाएगा, इस ओर भी दाब लगाएगा। जब इस तरफ दाब लगेगा तो परासरण की प्रक्रिया बच्चों धीरे धीरे रुकने लगेगी और जब परासरण की प्रक्रिया रुक जाए अर्थात विलायक के कण विलयन A से विलयन B की ओर जाना बंद कर दें तो अब इसको हम बोलेंगे कि परासरण रुक गया। और जब परासरण रुक गया तब उस समय जो दाब लगा था बच्चों विलयन B पर वो आपका दाब कहलाएगा परासरण दाब। लेकिन बच्चों यहां इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि अगर हम परासरण दाब से भी ज्यादा दाब लगा दें, विलयन B पर परासरण दाब से भी ज्यादा दाब लगा दें तो यहां पर कहानी उल्टी हो जाती है बच्चों। कहानी उल्टी ये हो जाती है, तब हमारा जो विलयन B है इसमें जो विलायक के कण है वो इधर से विलायक के कण आने लगते हैं A की तरफ। विलयन B से बच्चों जब विलायक के कण विलयन A की ओर आने लगते हैं तो ये आपकी प्रक्रिया कहलाती है प्रतिलोम परासरण। आशा करते हैं कि आपको बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रतिलोम परासरण क्या होता है। तो बच्चों इसको हम परिभाषित करेंगे आसान से शब्दों में। यहां सॉरी प्रतिलोम परासरण। अब इसको बच्चों परिभाषित करेंगे जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब
परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तब अधिक सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कणों का कम सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह होने लगता है। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। ये बच्चों, आशा करते हैं कि आप आज के टॉपिक्स में अर्धपारगम्य झिल्ली, परासरण विसरण, परासरण दाब ज्ञात करने के लिए सूत्र और प्रतिलोम परासरण क्या होता है, इस बात को आप अच्छे से समझे होंगे। और आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के, अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। जय हिंद।